आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले एक 10 से 15 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती की ओर बढ़ रहा होता है। उस समय धरती पर मौजूद सारे जीव इस बात से अनजान कि उनकी तरफ क्या मुसीबत आ रही है, खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे होते हैं। फिर अचानक से होता है वो इम्पैक्ट। एस्टेरॉयड की धरती से यह टक्कर इतनी पावरफुल थी कि मानो हमने 20 लाख सार बॉम्ब्स, जो कि आज तक का बना सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक साथ डिटोनेट कर दिए हों। इस इम्पैक्ट की पावर को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम धरती पर मौजूद सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक साथ फोड़ लें तो उसकी एनर्जी इस इम्पैक्ट की एनर्जी के 1% से भी कम होगी। इस इम्पैक्ट ने धरती पर कई सदियों से राज कर रहे डायनासोर्स का पल भर में ही सफाया कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हुई थी डायनासोर्स की धरती पर शुरुआत और वो कौन सी गलतियां थी या फिर कह लीजिए कुदरत का खेल था जिसने इन्हें ख़त्म कर दिया। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से 170 मिलियन साल पहले, जब डायनासोर्स की शुरुआत हुई थी। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम डायनासोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं विशालकाय जीव जो कि बिल्डिंग से भी बड़े होते थे। पर हमेशा से ये डायनासोर्स इतने बड़े नहीं हुआ करते थे। धरती पर डायनासोर्स का ओरिजिन सबसे पहले ट्रायसिक पीरियड में हुआ था, जो कि आज से लगभग 230 से 240 मिलियन साल पहले था। इस समय धरती वैसी नहीं थी जैसी हम आज देखते हैं। उस वक्त पे सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे और ये मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसका नाम था पैंजिया। अपने इतने बड़े साइज़ की वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट का इंटीरियर काफ़ी गर्म होता था और साथ ही साथ अर्थ का एवरेज टेम्परेचर भी। उस समय पे हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के करीब था। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दें कि आज के समय धरती का एवरेज टेम्परेचर मात्र 15 डिग्री सेल्सियस है। सुनने में तो ये टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगता है, पर ये 10 डिग्री का अंतर भी हमारी धरती को काफ़ी गर्म बनाता था। अगर आज के समय धरती का एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाए तो इंसानों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और हमें पोल्स की ओर माइग्रेट करना पड़ेगा। धरती पर हर जगह वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ करते थे, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी आज के करंट लेवल से 5 से 10 गुना ज़्यादा था। यहाँ तक कि पोलर आइस कैप्स भी धरती पर मौजूद नहीं थी। उस वक्त पे धरती अपने इतिहास के सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन द ग्रेट डाइंग से उभर रही थी, जिसने धरती की 90% प्रजाति को खत्म कर दिया था। और इसी बीच धरती पर जन्म होता है आर्कोसॉरम-4 नाम की रेप्टाइल स्पीसीज़ का। यह आर्कोसॉरम-4 आगे चलकर 2 डिफरेंट स्पीसीज़ में इवॉल्व हुए। इनमें से एक थे लेपिडोसॉर्स, जो कि लिजर्ड्स और स्नेक्स के एंसेस्टर्स माने जाते हैं, और दूसरे थे आर्कोसॉर्स, जो कि क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और डायनासोर्स के एंसेस्टर्स माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हम आजकल चिड़ियाएँ हमारे चारों ओर देखते हैं, ये असल में डायनासोर्स से ही इवॉल्व हुए हैं। अपने ओरिजिन के शुरुआती समय में डायनासोर्स काफ़ी वल्नरेबल हुआ करते थे। उस समय धरती पर क्रोकोडाइल्स के एंसेस्टर्स का राज था। ये बात थी आज से करीबन 245 मिलियन साल पहले की। तब की वेजिटेशन भी काफ़ी अलग थी। ये वेजिटेशन इन क्रोकोडाइल्स स्पीशीज को इवोल्यूशन में काफ़ी मदद करती थी और ये डायनासोर्स के साथ साथ पूरी धरती पर राज करते थे। डायनासोर्स उस समय अपने इवोल्यूशन के शुरुआती स्टेज पर थे और इनकी हाइट 3 से 4 फीट तक ही होती थी और वजन लगभग 20 से 60 किलो। सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि पानी पर भी इन क्रोकोडाइल्स स्पीशीज का ही राज था। कई सालों तक इन क्रोकोडाइल्स ने धरती पर रूल किया, पर 232 से 234 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सारा खेल बदल दिया। उस समय शुरुआत हुई वॉन्गेलिया वॉल्केनिक इरप्शंस की। यह सिर्फ एक वॉल्केनिक इरप्शन नहीं था, बल्कि ये धरती की क्रस्ट में एक बहुत बड़ी दरार का नतीजा था, जो कि 1 से 2 मिलियन सालों तक चला। इस इवेंट ने धरती के टेम्परेचर को 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया और धरती पर CO2 की मात्रा भी काफ़ी बढ़ गई, जिस वजह से समुद्र का पानी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इवेपोरेट होने लगा। इसके बाद शुरू हुआ कार्नियन प्लूवियल एपिसोड, जिसको CPE भी कहते हैं। इस CPE की वजह से 2 मिलियन सालों तक लगातार बारिश हुई और इस बारिश की वजह से उस समय की प्लांट की स्पीशीज, जो कि काफ़ी टफ और ड्राई हुआ करती थी, वो भी काफ़ी सॉफ्ट और हरी भरी हो गई। बड़े पेड़ भी इसी टाइम में इवॉल्व हुए क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी मिल रहा था।
इन सभी इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से क्रोकोडाइल्स की प्रजातियों को खाना मिलना मुश्किल हो गया। इनकी हर्बीवोर प्रजातियां ये नए तरीके के प्लांट्स को अडेप्ट नहीं कर पाई और विलुप्त हो गईं, और इसी के साथ साथ कार्निवोर प्रजातियां भी। इनमें से कुछ ही स्पीसीज सर्वाइव कर पाईं, जो कि आज के मॉडर्न क्रोकोडाइल्स के एंसेस्टर्स माने जाते हैं। इन सभी चेंजेस के बाद डायनासोर्स को इवॉल्व होने का पूरा मौका मिल गया। इन सभी चेंजेस के 32 से 34 मिलियन साल बाद धरती पर बढ़ते टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस के चलते पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट 2 सेपरेट सुपर कॉन्टिनेंट्स में टूट गया। इनमें से एक था लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना। इस प्रोसेस को हम द ग्रेट स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। ये सब अचानक से नहीं हुआ, बल्कि इस स्प्लिट के होने में 25 मिलियन साल का समय लगा, और इसी स्प्लिट के साथ ही साथ शुरुआत होती है जुरासिक पीरियड की। द ग्रेट स्प्लिट के बाद डायनासोर्स के इवोल्यूशन ने रफ्तार पकड़ ली, क्योंकि इन्हें चैलेंज करने वाला धरती पर कोई भी नहीं बचा था। इसके बाद सबसे पहले कार्निवोर डायनासोर ने इस इवोल्यूशन में कदम रखा, जिसकी हाइट अपने एंसेस्टर्स से काफ़ी ज़्यादा थी। इसका नाम था डिलोफोसॉर, और ये 23 फीट तक लंबा होता था। इसके सर में एक छोटा सा क्रेस्ट भी होता था, जो कि इसे काफ़ी यूनिक बनाता था। डिलोफोसॉर 193 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए थे। इसके बाद जन्म हुआ वोल्केनोडॉन का, जो कि 190 मिलियन साल पहले आए। ये सौरोपोड्स प्रजाति के एंसेस्टर्स थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई डायनासोर ने 4 पैरों पर चलना शुरू किया था, क्योंकि इनके मैसिव शरीर के वेट को सपोर्ट करने के लिए 2 पैर काफ़ी नहीं थे, और इन्हें 4 पैरों का सहारा लेना पड़ा। ये सौरोपोड्स हर्बीवोर्स होते थे, क्योंकि इस समय तक काफ़ी बड़े बड़े पेड़ इवॉल्व हो चुके थे, तो इनकी गर्दन भी काफ़ी लंबी होती थी, ताकि ये इन पेड़ों की पत्तियों को खा सकें। इनके फुली इवॉल्व होने तक लॉरेशिया और गोंडवाना पूरी तरह से सेपरेट हो चुके थे। इन दोनों सुपर कॉन्टिनेंट्स में डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियां राज करती थी। इस जुरासिक पीरियड में, जिसे डायनासोर्स के इवोल्यूशन का गोल्डन एरा भी कहा जाता है, कई कार्निवोर्स और कई हर्बीवोर्स डायनासोर्स सामने आए। इस समय तक डायनासोर्स ने अपनी फिजिकल और बायोलॉजिकल लिमिट्स को काफ़ी पुश कर दिया था। कई डायनासोर्स जैसे मेगलोसॉर्स, ब्रैकियोसॉर्स, डिप्लोडोकस, स्टेगोसॉर्स, एलोसॉर्स, आर्कियोप्टेरिक्स इसी समय में इवॉल्व हुए। इन डायनासोर्स ने आगे आने वाले डायनासोर्स के फिजिकल एबिलिटीज़ की नींव रखी, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि सबसे पहला उड़ने वाला डायनासोर था। ये भी जुरासिक पीरियड में ही इवॉल्व हुआ था। जुरासिक पीरियड का दूसरा सबसे फेमस डायनासोर है ब्रैकियोसॉर्स, जिसके मैसिव साइज ने इसके आने वाले डिसेंडेंट्स के साइज को और भी ज़्यादा इवॉल्व किया। एक और डायनासोर इस समय में मौजूद था, जो था एलोसॉर। इसके दांत काफ़ी नुकीले और धारदार हुआ करते थे। ये अपने शिकार की हड्डियों को क्रश करने के बजाय उनके शरीर से मांस को आसानी से निकाल लेता था। इसकी इसी खूबी के चलते आगे आने वाले इसके डिसेंडेंट्स भी इसी एबिलिटीज़ के साथ इवॉल्व हुए। जुरासिक पीरियड 201 मिलियन साल पहले से 145 मिलियन साल पहले तक चला। इसके बाद शुरुआत होती है क्रिटेशियस पीरियड की। इस समय तक डायनासोर्स का इवोल्यूशन अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका था। यही समय था जब सबसे फेमस डायनासोर टायरेनोसोरस रेक्स, जिसे हम टी-रेक्स के नाम से भी जानते हैं, ये सामने आए। टी-रेक्स के अलावा स्पाइनोसॉर्स, जो कि आज तक का खोजा गया पहला सेमी एक्वेटिक डायनासोर है, इसी पीरियड में इवॉल्व हुआ था। सेमी एक्वेटिक मतलब होता है कि ये ज़मीन के साथ साथ पानी में भी शिकार करता था। इसकी डिस्कवरी 2020 में हुई, जब इसकी टेल के फॉसिल मोरक्को में मिले। हालांकि इससे पहले इस डायनासोर के फॉसिल 1912 में इजिप्ट में मिल चुके थे, पर वर्ल्ड वॉर 2 में इसके रिमेन्स डिस्ट्रॉय हो गए, और इसकी रिसेंट डिस्कवरी तक इससे ज़मीन पर चलने वाला डायनासोर ही कंसीडर किया जाता था। इसके अलावा पैरासोरलोफस, कार्नेटोसोरस और थेरिजिनोसोरस, जिनका नाम प्रोनाउंस करना भी काफ़ी मुश्किल है, कुछ ऐसे डायनासोर्स थे जो कि क्रिटेशियस पीरियड में ही धरती पर आए थे। आज तक का धरती पर चलने वाला सबसे बड़ा जीव अर्जेंटिनोसोरस भी इसी पीरियड पर धरती पर मौजूद था। इस डायनासोर की हाइट 22 से 28 मीटर तक होती थी, और इसका वजन करीबन 80 से 100 टन के बराबर, जो कि लगभग 14 अडल्ट हाथियों के बराबर होता है। क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स की इन प्रजातियों ने लगभग 80 मिलियन सालों तक राज किया, जो कि 145 मिलियन साल पहले से लगभग 66 मिलियन साल पहले तक था। पर 66 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा होता है कि इन सभी डायनासोर्स का अस्तित्व धरती से खत्म हो गया।
एक 10 से 15 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ रहा होता है और इसकी स्पीड लगभग 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर कह लीजिए 20 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर थी। इस आ रही मुसीबत से अनजान सभी डायनासोर्स हर दिन की तरह अपना दिन जी रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये दिन उनके जीवन का आखिरी दिन होने वाला है। इस खतरनाक स्पीड से यह एस्टेरॉयड युकाटान पेनिनसुला के रीजन में टकराता है, जो कि आज के मॉडर्न डे मैक्सिको में मौजूद है। ये टक्कर इतनी भयंकर होती है कि इससे 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा उस जगह पर बन जाता है। इस इम्पैक्ट के एरिया में मौजूद सारे डायनासोर्स उसी जगह पर जिंदा दफन हो जाते हैं। इस इम्पैक्ट के 1000 से 1500 किलोमीटर रेडियस तक मौजूद सभी जीव भाप बनकर उड़ जाते हैं। ये टक्कर ओशियन सरफेस पर होती है, जिससे कि ओशियन बेड की ज़मीन और एस्टेरॉयड का मटेरियल वहीं पर हवा पे उड़ जाता है और ये एटमॉस्फेयर में छेद करके स्पेस की तरफ चला जाता है। इस इम्पैक्ट के बाद मेगा सुनामीज आती हैं, जो कि 1.5 से 2 किलोमीटर तक बड़ी होती हैं। जो भी डायनासोर्स कोस्ट लाइन के नज़दीक रह रहे होते हैं वो इसी सुनामीज में समा जाते हैं। जहाँ पर एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट हुआ था, धरती पर उसकी दूसरी तरफ रह रहे डायनासोर्स की किस्मत तो उससे भी बुरी होती है। जो भी डस्ट पार्टिकल्स इम्पैक्ट से स्पेस की तरफ गए थे वो पूरी तरह से धरती को कवर कर देते हैं। ये सारी प्रोसेस इम्पैक्ट के 4 दिन के अंदर हो जाती है। ये डस्ट पार्टिकल्स सनलाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से रुक जाता है। इस वजह से प्लांट्स की सारी प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। प्लांट्स के ना होने की वजह से सारे हर्बीवोर डायनासोर्स का जिंदा रहना मुश्किल हो गया और मात्र 1 हफ्ते के अंदर ही वे सभी एक्सटिंक्ट हो गए। इसके बाद बारी आई कार्निवोर डायनासोर की, जो कि इसी डिस्टर्ब्ड हुई फूड चेन का शिकार होते हैं और खाना ना मिलने की वजह से ये भी मारे गए। और इसी तरह अंत होता है क्रिटेशियस पीरियड में राज कर रहे डायनासोर्स का। खुशकिस्मती से कुछ ऐसे जीव भी मौजूद थे जो कि इस मास एक्सटेंशन को सर्वाइव कर जाते हैं। इनमें से कुछ कॉकरोच की प्रजातियां थीं और कुछ चूहों की तरह दिखने वाले मैमल्स थे। ये चूहों की तरह दिखने वाले मैमल्स आगे चलकर हम इंसानों में इवॉल्व हुए। इन्हीं के साथ पानी में रहने वाले कुछ जीव जैसे कि कुछ शार्क्स की स्पीसीज और कुछ टर्टल्स की स्पीसीज इस इम्पैक्ट को झेल गए। आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला कि डायनासोर्स का अंत एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से ही हुआ था। ये बात है 1980 की, जब एक जियोलॉजिस्ट वॉल्टर एल्वारेज इटली के गुब्बियों में लाइमस्टोन पे स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पत्थरों के नीचे की लेयर डायनासोर्स फॉसिल से भरी हुई है और इसके ऊपर की लेयर में कोई भी फॉसिल मौजूद नहीं है। पर इसकी खास बात यह थी कि इन दोनों लेयरों के बीच में एक 1 सेंटीमीटर पतली ग्रे कलर की लेयर और मौजूद थी, जो कि यह बता रही थी कि इस लेयर के फॉर्मेशन के वक्त ही डायनासोर्स का अंत हुआ। बाद में स्टडी में पता चला कि ये लेयर इरिडियम नाम के मेटल की थी, जिसने साइंटिस्टों को चौंका दिया, क्योंकि इरिडियम धरती पर मिलना बहुत रेयर है। हालांकि ये स्पेस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एस्टेरॉयड पर मिलता है, तो यह कंक्लूजन सामने आया कि उस समय धरती पर कोई एस्टेरॉयड टकराया होगा जिसने कि डायनासोर्स का अंत किया होगा। अब बात आती है कि इस एस्टेरॉयड के साइज के बारे में कैसे पता चला। साइंटिस्ट कई सालों तक एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट की लोकेशन को खोजते रहे, पर 1991 में चिक्सलुप स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के बाद यह बात साफ हो गई कि ये 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा वही एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट पॉइंट है। और फर्दर स्टडीज़ ने इस एस्टेरॉयड के साइज और इसकी इम्पैक्ट की एज को भी क्लियर कर दिया। उस जगह पर डायनासोर्स के फॉसिल की एज और इस क्रिएटर के बनने की एज बराबर थी। इससे हमें ये बात पता चली कि ये एस्टेरॉयड इसी जगह पर टकराया था। इन एक्सटिंक्ट हुए डायनासोर्स के फॉसिल्स पूरी दुनिया भर में मिलते आए हैं। कहा जाता है कि डायनासोर्स का पहला फॉसिल 1676 में ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड की एक लाइमस्टोन की खदान में मिला था। ये एक थाई बोन थी। उस समय ये किसी जायंट एलिफेंट या किसी जायंट इंसान की हड्डी मान लिया गया था, पर इससे 150 साल के बाद 1824 में इंग्लैंड के उसी रीजन में कई फॉसिल्स मिली, जिसमें से दांतों और जबड़ों के फॉसिल्स ज़्यादा मात्रा में थे। इनकी स्टडी से पता चला कि यह फॉसिल किसी बहुत बड़े रेप्टाइल की थी। इसका नाम मेगलोसॉर रखा गया। पर 1842 में एक ब्रिटिश एनाटॉमिस्ट और पैलियोंटोलॉजिस्ट सर रिचर्ड ओवन ने डायनासोर नाम पहली बार इस्तेमाल किया और तब से यही नाम फेमस हो गया। आज भी दुनिया भर में कई जगह पर इन डायनासोर्स की फॉसिल्स मिलती हैं। आज तक करीबन 1400 डायनासोर की स्पीसीज़ का नाम रखा जा चुका है और लगभग 1100 से 1200 ऐसी स्पीसीज़ हैं जिन्हें साइंटिफिकली एक्सेप्ट किया जा चुका है। लगभग 17 करोड़ सालों तक इन जीवों ने धरती पर राज किया।
हम इंसानों को धरती पर अभी आए मात्र 3 लाख साल ही हुए हैं। डायनासोर्स के इवोल्यूशन के सामने हमारा इवोल्यूशन अभी ना मात्र के बराबर ही है। पर इतने सालों के इवोल्यूशन से डेवलप हुए इन डायनासोर्स का पल भर में ही सफाया हो गया, पर आज भी उनके डिसेंडेंट्स आसमान में उड़ रहे हैं। यही होती है इवोल्यूशन की खूबसूरती। ये किसी स्पीसीज को पूरी तरह से खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें एनवायरनमेंट के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर आप डायनासोर्स के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।